माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में मैं सतीश चंद्र सिंघल आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, कल अपन ने भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में पढ़ा, मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में पढ़ा, बिंदुसार के बारे में कल मैंने आपको बताया। आज मैं आपको सम्राट अशोक के बारे में, सम्राट अशोक मौर्य वंश का महान राजा हुआ। सम्राट अशोक अपने पिता के जीते जी गद्दी पर बैठे और सबसे पहले इसमें कश्मीर पर विजय किया, कश्मीर पर विजय प्राप्त तथा श्रीनगर नामक शहर बसाया। श्रीनगर नामक शहर बसाया। इसके बाद में इसने कोतान पर विजय प्राप्त, बाद में गंगा यमुना के द्वार आदि पर भी विजय प्राप्त तथा इसने अंतिम युद्ध 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध इस युद्ध में सम्राट अशोक की जीत हुई, लेकिन इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कौन से युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया? तो इसका आंसर है कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध करना चाहिए। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में, यहाँ का राजा था नंदराज वंश, उसको हराया। भीषण नरसंहार को देखकर के सम्राट अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया। बाद में दो बौद्ध भिक्षु श्रवण निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म का उत्साही प्रचारक बन गया। देश विदेशों में इसने अपने धर्म का प्रचार करवाया। अपने पुत्र नल और पुत्री संमित्रा को भी इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। अशोक ने प्रजा हित के बहुत सारे काम किए, धर्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आजीविकों को रहने के लिए बिहार के 12 घर में गुफाएं बनवाई। सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और घर, 4 गुफाओं के नाम हैं। ये 4 गुफाएं सम्राट अशोक के द्वारा आजीविकों के रहने के लिए बनवाई गई थी। बिहार के 12 घर में पहाड़ियों में चट्टानों को काट करके इन गुफाओं का निर्माण किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए कौन कौन सी गुफाओं का निर्माण कराया? सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और घर। इसके बाद में सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में बहुत आस्था हो गई। उसे 3 बातों में बहुत आस्था थी। बुद्ध, धम्म और संघ, इनमें अशोक को बहुत आस्था। अशोक ने धम्म का सिद्धांत,
धम्म का सिद्धांत, प्रतिपादन। धम्म का मतलब है धर्म। अशोक ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए, अशोक ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए जिन आदर्श नियमों का प्रतिपादन किया वो धम्म कहलाता। और वो आदर्श नियम क्या थे? नंबर 1 सत्य, अहिंसा, परोपकार, सहिष्णुता, नैतिक। नैतिकता, सत्य का मतलब जीवन में सत्य बोलनी चाहिए। ये भी अशोक ने धर्म का एक सिद्धांत बताया। नंबर 2 अहिंसा। अहिंसा का मतलब है कि मौन वचन कर्म से कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। परोपकार का मतलब है कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई के कार्य करने चाहिए। अशोक ने परोपकार को धर्म का एक बहुत बढ़िया लक्षण बताया। सहिष्णुता का मतलब है सभी धर्मों में समन्वय रखना। और नैतिकता का मतलब है कि माता पिता गुरुजनों वृद्धजनों का सम्मान करना। ये अशोक ने धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताए। धर्म के सिद्धांत। इसके बाद अशोक ने धम्म यात्रा प्रारंभ की। धम्म यात्रा अशोक से पहले के जो शासक थे वो विहार करते थे और जंगलों में पशुओं का शिकार करते थे। लेकिन अशोक ने इस पर पाबंदी लगाई और उसने धर्म के प्रचार के लिए यात्रा शुरू की, जिन्हें धम्म यात्रा कहा गया। इसके अलावा धम्म महामात्रों की नियुक्ति। धम्म महामात्र ये कौन होते थे और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई? सबसे पहले ये बात समझिए, धम्म महामात्र कौन होते? धम्म महामात्र की नियुक्ति सम्राट अशोक के द्वारा की गई और ये वो कर्मचारी होते थे जो जनता के बीच में जाकर के धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करते थे और जनता के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाने का कार्य ये धम्म महामात्र नामक कर्मचारी करते थे। तो इनकी नियुक्ति सम्राट अशोक के द्वारा की गई। ये क्वेश्चन भी है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? अशोक के द्वारा। इनका काम क्या था? जनता के बीच में जाकर धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना, यानी धर्म के सिद्धांत सत्य, अहिंसा, परोपकार, सहिष्णुता, नैतिकता आदि का प्रचार करना, लोगों का नैतिक उत्थान करना, ये इनका प्रमुख कार्य है। इसके बाद अनुसंधान। अशोक समय समय पर अपने प्रादेशिक राज्यों आदि जो कर्मचारी होते थे उनको देखता था और जनता के हाल का और धर्म के पालन का पता लगाता था। इसको अनुसंधान कहा गया। तो इस प्रकार से ये अशोक के बारे में अपन ने पढ़ा। अब मैं अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में बता दूँ। अशोक के बाद में अशोक का बेटा कुणाल गद्दी पर बैठा।
कुणाल को दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। धर्म विवर्धन कहा गया है। यानी अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? कुणाल अशोक का बेटा था, सबसे बड़ा बेटा, जिसको दिव्यावदान नामक बौद्ध धर्म ग्रंथ में धर्म विवर्धन की संज्ञा दी गई। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि धर्म विवर्धन किसको कहा गया? कुणाल कहा गया। कुणाल के बाद में संप्रति गद्दी पर बैठा, दशरथ गद्दी पर बैठा, और दशरथ के बाद में बृहद्रथ गद्दी पर बैठा। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था और उसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में इसके ही एक मंत्री के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो इस प्रकार से ये सम्राट अशोक के बारे में अपन ने पढ़ा। अब मैं मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में आपको बता दूँ। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन कैसे चलता है? देखो, मौर्य साम्राज्य में राजतंत्र था और राजा ही शासन का प्रमुख बिंदु होता था। सबसे पहले केंद्रीकृत शासन व्यवस्था मौर्य साम्राज्य में स्थापित। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कौन से काल में स्थापित हुई? मौर्य काल। सबसे ऊंचा पद होता था मौर्य काल में राजा का पद वंशानुगत होता था, लेकिन राजा निरंकुश नहीं होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती है। राजा योग्यता की परीक्षा करके अपने विश्वसनीय मंत्रियों की नियुक्ति करता था, जो राजा की राज कार्य में सहायता करते। इसके बाद विभाग। शासन को सही ढंग से चलाने के लिए 18 विभाग होते हैं, जिनको तीर्थ कहा जाता है। इसके बाद है नगरों का शासन प्रबंध। मौर्य काल में नगरों का शासन प्रबंध 6 समितियां चलाती थी। 6 समिति। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते। यानी 30 सदस्यों का एक मंडल नगरों का शासन चलाता था। तो ये हो गया नगरों का शासन मौर्य काल में कैसे चलता था। यानी 6 समितियाँ होती थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, 30 सदस्यों का एक मंडल होता था और वो मंडल नगरों का शासन चलाता। इसके बाद है सेना। मौर्य काल में सेना का प्रमुख सेनापति होता था। सेना का प्रमुख होता था। समितियां होती थी। सेना 5 भागों में बटी हुई थी। 5 भाग थे सेना के। नंबर 1 रथारोही, नंबर 2 गजारोही, नंबर 3 अश्वारोही, पैदल, और नंबर 5 है जल से या नौसेना। इस प्रकार से मौर्य काल में
सेना साम्राज्य का प्रमुख भाग होती थी। सेना का प्रमुख सेनापति होता था। सेना के 5 भाग थे। रथारोही जो रथ पर बैठकर के युद्ध करते, गजारोही जो हाथी पर बैठकर युद्ध करते थे, अश्वारोही जो घुड़सवार होते थे, और पैदल सेना, और इसके अलावा जल सेना। मौर्य काल में राजाओं के पास विशाल सेना थी और उस सेना के बल पर ही उन्होंने विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था बहुत उन्नत थी। जो छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी, मंत्री तक की सूचना राजा के पास पहुंचाते थे। पड़ोसी राज्यों की सूचना भी राजा को देते थे। ऐसे गुप्तचर होते थे और गुप्तचरों का जाल राज्य में बिछा रहता था। ऐसे उस समय गुप्तचर व्यवस्था थी मौर्य काल में। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं प्रांतीय प्रशासन। मौर्य काल में पूरा साम्राज्य 5 प्रांतों में बंटा हुआ था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, मध्यप्रांत और कलिंग। इन 5 प्रांतों में मौर्य साम्राज्य बटा हुआ था। प्रांतों का शासन प्रांतपति या राजकुमार चलाता। प्रांत जनपदों में बटे हुए थे। जनपद का शासन प्रदेश की आदि अधिकारी चलाते थे। सहायता के लिए समाहर्ता कौन होता था, इसका कार्य क्या था, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समाहर्ता राजस्व वसूल करने वाला, एक अधिकारी होता है। इसका प्रमुख कार्य आय व्यय का लेखा जोखा रखना, बजट तैयार करना, इसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। सम्राट के द्वारा इसकी नियुक्ति। इसके बाद है शन्निदाता। शन्निदाता एक कोषाध्यक्ष होता है। राज्य में अन्नागारों का निर्माण करवाना इसका प्रमुख कार्य होता है। अब इसके बाद है न्याय व्यवस्था। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था बहुत उन्नत थी। राजा ही प्रमुख न्यायाधीश होता था। लेकिन उसकी सहायता के लिए अन्य न्यायाधीश भी होते हैं।
मौर्य काल में न्यायालय दो प्रकार के, धर्मस्थीय न्याय, दूसरे में है कंटक शोधन न्याय। धर्मस्थीय न्यायालय, इसमें दीवानी मामलों का निपटारा होता है। सबसे पहले समझने की बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, कि मौर्य काल में न्यायालय दो प्रकार के होते हैं, धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधन न्याय। धर्मस्थीय न्यायालय में दीवानी मामलों का निपटारा होता है, दीवानी मामलों का निपटारा। दीवानी मामले कौन से होते हैं? रुपये पैसों के लेन देन संबंधी विवाद, मकान मालिक किराएदार के विवाद, पति पत्नी के झगड़े, तलाक आदि। कंटक शोधन में फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाता है। इनमें चोरी, डकैती, लूटपाट आदि ऐसे मामलों का निपटारा होता था। इस प्रकार से मौर्य काल में न्याय व्यवस्था बहुत उन्नत थी। राजा की सहायता के लिए न्यायाधीश होते थे। आज अपन यहीं पर अपने लेसन को पढ़ाते हैं और इसके बाद में विराम लेते हैं। कल यहाँ से आगे आपको बताया जाएगा।